नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आज एक्स-रे में मुझे एक पत्र मिला और राहुल गांधी का लिखा हुआ पत्र। और राहुल गांधी ने सरकार, केंद्र सरकार या किसी मंत्री को पत्र नहीं लिखा, अपने ही शासित प्रदेश यानी कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया को ये पत्र है। वो पत्र मैंने जब देखा, तो मुझे एक नई परंपरा की शुरुआत दिखी। तो लगा इस पत्र को मैं पहले एक्स-रे में लूँ और फिर उसके बाद आगे बात करूँ। पत्र ये था, राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा, डेट 16 अप्रैल 2025, श्री सिद्धरामैया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, डियर श्री सिद्धरामैया, I hope this letter finds you well. There, these are the words of Dr. Ambedkar. Here he described an incident during a long bullock cart journey. There was a plenty of food with us. There was hunger burning within us. With all this, we were to sleep without food. That was because we couldn't get no water, and we couldn't get no water because we were untouchables. He tells us about his experience in the school. I know I was an untouchable, again quoting Ambedkar, and that untouchables were subject to certain indignities and discriminations. For instance, I knew that the school I could not sit in the midst of my classmate according to my rank, but that I was to sit in the corner by myself. I know you would agree that what Dr. B.R. Ambedkar faced was shameful and should not be endured by any child in India. It is shame that even today, millions of students from Dalit, Adivasi, and OBC communities have been have to face such brutal discrimination in our educational system. आगे वो लिखते हैं, the murder of bright young people like Rohit, Vamula, Payal Tadvi, and Darshan Solanki is simply not acceptable. It is time to put a firm end to this. I urge the Karnataka government to enact the Rohit Vemula Act so that no child of India has to face what Dr. Ambedkar, Rohit Vemula, and millions of other students had to endure. Sincerely, Rahul Gandhi. बी आर अम्बेडकर की वो व्यथा राहुल गांधी ने क्यों सुनाई? बी आर अम्बेडकर की वो कोट कि हम बैलगाड़ी में जा रहे थे, हमारे पास बहुत सारा खाना था, पेट में भयानक भूख थी लेकिन खा नहीं पा रहे थे कि पानी नहीं था। और पानी इसलिए नहीं था कि मैं अछूत था, मैं पानी नहीं पी सकता, किसी पानी के स्रोत को मैं हाथ नहीं लगा सकता। मैं स्कूल में जाता था लेकिन मुझे मेरे नंबर के अनुसार नहीं बिठाया जाता था। मैं स्वयं ही एक कोने में दुबक के बैठा रहता था क्योंकि मैं दलित था। उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा धब्बा था। लेकिन आज आज़ादी के बाद भी यदि हमारे यहाँ उन्होंने रोहित वेमुला का नाम लिया, बाकी 1-2 नाम लिए, कहा कि यदि ये लड़के आज भी इनकी हत्याएँ होती हैं क्योंकि ये दलित है, पिछड़े हैं, इनके साथ आज भी वही व्यवहार होने का प्रयास होता है, तो फिर इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे समाज के लिए नहीं हो सकती। कर्नाटक सरकार को मैं आग्रह करता हूँ कि वो रोहित वेमुला एक्ट अपने राज्य में लागू कर तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी विद्यार्थियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसे समाप्त करे। ये पत्र सिद्धारामैया को क्यों लिखना पड़ा? क्या कारण था इसके पीछे? मुख्यतः राहुल गांधी जी को कुछ
दलित विद्यार्थी शिक्षक मिलने आए थे और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। तो उनसे बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने दिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वंचित भी सशक्त बनकर जाति भेद तोड़ सकता है। लेकिन दशकों के बाद भी लाखों छात्र हमारी शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं, तो वो शर्मनाक है। रोहित वेमुला अधिनियम तुरंत लागू किया जाए ताकि वंचित वर्गों के किसी छात्र को जातिवाद का दर्द न झेलना पड़े, जिससे बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, रोहित वेमुला करोड़ों लोगों ने झेला है। कांग्रेस ने साल 2023 के अपने रायपुर महाधिवेशन में वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों का सम्मान, सुरक्षा निश्चित करने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम नामक एक विशेष कानून पारित करेगा। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में कथित जाति भेद के कारण जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सिद्धारामैया को एक पत्र लिखा और वो एक्स पे साझा किया, जिसको मैंने पढ़ा। उन्होंने बताया कि हाल ही में संसद में मेरी मुलाकात दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें किस तरह कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस हिसाब से अ, शिक्षा हमें एक रास्ता दिखाया कि शिक्षा ही साधन है जिससे वंचित भी सशक्त बनकर जाति भेद तोड़ सकता है। लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर उन्होंने ये कानून जल्दी लागू करने का प्रयास किया। अक्सर हमने देखा कि केंद्र में यदि किसी की सत्ता होगी या केंद्र राज्य में जिसकी सत्ता होगी, केंद्र में नेता अपने राज्य के नेताओं के कुकर्मों को ढकने का प्रयास करते हैं और इससे बेहतर उदाहरण मणिपुर है। मणिपुर में 1.5 साल से आग लगी हुई है क्योंकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा है, मणिपुर में भी भाजपा है। इसलिए भाजपा सरकार कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। इसलिए उस सरकार को लाइन पे लाने के बजाय, उस सरकार की कमियों को गिनाने के बजाय, वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बर्ताव करते हुए 1.5 2 साल से मणिपुर जलने दिया जा रहा है। सिर्फ ये बताने के लिए कि हम भाजपा ही है, तो हम गलत नहीं कर सकते और गलत थोक में हो रहा है। ऐसा भाजपा का कई राज्य है, जहाँ कई जगह आपको चीज़ें गलत होती हुई दिखाई देती हैं। यदि किसी ने प्रधानमंत्री के नाम का उच्चारण भी गलत किया, तो उस पे केस होता है और एक भाजपा का नेता बांग्लादेश के वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स को पश्चिम बंगाल में हिंसा के फ़ोटोग्राफ बता के सोशल मीडिया पे साझा करता है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला जाता और प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट होता है और वो गैर भाजपाई है, तो फिर आसाम से पुलिस फ्लाइट से जाके उसको अरेस्ट करती है गुजरात। बहुत कम उदाहरण मिलते हैं कि केंद्र के नेता जिनकी जिनके पार्टी की सत्ता राज्यों में है, वो अपने राज्यों को नसीहत दें, ये आपके यहाँ नहीं हुआ, ये करना चाहिए। यदि रोहित वेमुला वेमुला अधिनियम का वादा किया था रायपुर अधिवेशन में 2023 में, आज हम 2025 में हैं। कर्नाटक सरकार को ये बहुत पहले करना चाहिए था। बाकी सरकारें भी, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ ये लागू हो जाना चाहिए था। यदि नहीं हुआ, तो ये उन सरकारों की कमी है और उस सरकारों की कमी को एक्सेप्ट करते हुए उस मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष द्वारा पत्र लिखना, ये सही मायने में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। लेकिन फिर लोकतांत्रिक परंपरा को चिंता किसकी? यहाँ तो हम सिर्फ
राम राज्य के नाम पे आए हैं और हम जो भी करेंगे वो राम राज्य है। 2 साधु उद्धव ठाकरे की सरकार में उनकी हत्या होती है। पूरा भारत उद्वेलित होता है। एक-एक छोटे-छोटे राज्य के जिले के स्तर के बीजेपी के नेता 24 घंटे उद्धव ठाकरे को गाली देते हैं। दर्जनों साथियों की हत्या यूपी में हो गई है। किसी के मुँह से शब्द नहीं निकलता। लगातार दलितों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। रोज़ खबरें आ रही है। न्यूज़ लॉन्चर भी रोज़ खबरें दे रहा है। ठाकुरों के सामंती तानाशाही के नीचे पिछड़े पिस रहे हैं। लेकिन कभी भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या पार्टी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को इसके बारे में पत्र नहीं लिखा। क्योंकि पत्र लिखना ही ये एक्सेप्ट करना है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और चाहे कितनी भी गड़बड़ हो। मैंने मणिपुर का उदाहरण दिया, इससे ज़्यादा तो गड़बड़ कभी नहीं हो सकती। कितनी भी गड़बड़ हो, लेकिन फिर सरकार मुँह खोले तब ना। जब सीएजी की रिपोर्ट आती है और यदि वो केजरीवाल की सरकार है, तो उस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी भाजपा हमलावर होती है। सत्ता में आने के बाद उस रिपोर्ट की पोस्टमार्टम होता है। लेकिन केंद्र ने जब इस केंद्र की सरकार के की कामों का आलेख जब सीएजी देता है, उस पे सब मौन साधते हैं, मीडिया भी मौन। वहाँ पे भी सरकार के कुकर्मों का पाड़ा पड़ा जाता है। लेकिन फिर हम हैं तो कुकर्म कहाँ? हम जो कहेंगे वही सही। यदि इसी एटीट्यूड के साथ सरकारें चली, तो फिर लोकतांत्रिक परंपराओं यहाँ पे खच्चीकरण होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वो है कि जो सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। गलती इंसान करता है और उस गलती को यदि कोई टोकने वाला ना हो, तो फिर वो गलती आदत बन जाती है और फिर आदत लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही को जन्म देती है। कम से कम कांग्रेस ने ये परंपरा पुरानी फिर से शुरू की। ये परंपराएँ हुआ करती थी, जहाँ मंत्री भी कैबिनेट में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कुछ गलत हो रहा तो उसको बात बताते थे। अध्यक्ष पार्टी के सरकार को नसीहत देते थे कि आपका ये काम जनविरोधी है, इसको आप ठीक करिए। आज के डेट में पार्टी के अध्यक्ष मात्र उनका एक ही काम रह गया है, स्तुति वंदना सरकार की करना। जो सरकार में गलतियाँ हो रही है, उसको नज़रअंदाज करना और सरकार की हर गलतियों को बढ़ा-चढ़ा के बताना। लेटेस्ट उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय ने सालों बिलों को अपने टेबल पे पड़े रहने देना, इस बात को लेके राज्यपाल और राष्ट्रपति की बिल पास करने की समय सीमा तय की। ये क्यों? ये बात हुई क्यों? कि राष्ट्रपति को तो राज्यपालों को ये लिख के देना था, जब राष्ट्रपति के पास राज्यों के मुख्यमंत्री जाते हैं, डेलीगेशन जाते हैं कि आपके राज्यपाल नियुक्त किए हुए राज्यपाल बहुत तकलीफ दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में उन राज्यपालों को नसीहत देने के बजाय यदि राष्ट्रपति मज़े ले ले कि बहुत अच्छा हो रहा है, उत्पीड़ित कर रहे हैं, विपक्ष की सरकार है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को तो आना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा दी। राहुल गांधी ने जिस हिसाब से अपने मुख्यमंत्री को नसीहत दी और मुख्यमंत्री भी उसे राजनीति के बजाय एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव सजेशन करके एक्सेप्ट करे, तो लोकतंत्र के क्या कहें। सिद्धारमैया जितने जल्दी चाहे ये अधिनियम लागू करे ताकि दलित, पिछड़ों और उत्पीड़ित जो वंचित है, उनको उनके अधिकार मिले। संविधान ने उनको अधिकार दिया। आज हम 75 साल के उसमें बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि हम जो है अ, हमारा अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल किस बात का? सत्ता में रहने का, इस लोकतंत्र का। यदि इस अमृतकाल में भी छुआ-छूत है, इस अमृतकाल में भी दबंग दलित को घोड़ी पे बैठने नहीं देते, इस अमृतकाल में किसी दलित ने गॉगल पहनने पे पीटा जाता है, इस अमृतकाल में दलित की बेटी सवर्णों के हवस की भेंट चढ़ जाती है और माता-पिता न्याय भी नहीं माँग सकते। यदि उन्होंने न्याय माँगा तो उनको जिंदा जलाया जाता है। कोई दलित यदि किसी सवर्ण के घर काम करने से मना करे, तो उसको जला दिया जाता है। तो ये अमृतकाल है या विषकाल है, ये आप लोगों को देखना है। मात्र संविधान को लागू करना, मात्र हर
चुनाव के बाद ये कहना कि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र है, ये मायने नहीं। लोकतंत्र तब होगा जब संविधान के अनुसार काम होंगे, और संविधान ने तो 75 साल पहले ही छुआछूत खत्म कर दी है। संविधान ने 75 साल पहले ही राजा और रंग को एक लाइन में बिठाया है, सवर्ण और दलित को एक लाइन में बिठाया है, और इस देश का नेतृत्व करने का अधिकार हर व्यक्ति को दिया है। यदि वो चुनाव लड़के अपने आप को साबित करता है तो इस देश को वो चला सकता है। इसके लिए किसी राजा के घर जन्म लेने की जरूरत नहीं। अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में बने हुए इस संविधान, जिस प्रामाणिकता से मानवीय पहलू को देखते हुए इस संविधान की रचना की, आज उन्हीं की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई देती है। और 2014 के बाद तो लोकतंत्र है, तानाशाही है, या लोकतंत्र के मुखौटे में तानाशाही। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सवाल उठाए जाते हैं, विपक्षी सरकारों को घेरा जाता है, एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जाता है। इन सभी में सत्ता में रहने के इस लालसा ने परंपराओं को तो ध्वस्त कर ही दिया। कई जगह संविधान भी ध्वस्त होता हुआ आता है। और जब समाज में तानाशाही प्रवृत्ति छा जाती है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलित, पिछड़े, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का होता है, क्योंकि वो सैकड़ों सालों से इसी स्थिति में शोषित हो रहे हैं। उनका शोषण ही हो रहा है, और मुट्ठी भर लोग उनको शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता है। लोकतंत्र के मायने है कि सत्ता सभी के हाथ में है, लेकिन फिर सत्ता यदि वही मेडिवल पीरियड की तरफ जाए, सामंती सोच के साथ जाए, तो फिर किसी ना किसी को तो भी एक बार लोकतांत्रिक परंपराओं का आह्वान करना होगा। राहुल गांधी का ये पत्र मैं आह्वान देखता हूँ। राहुल गांधी ने विपक्ष की या बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री को नहीं, अपने ही मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा। इस पत्र को पढ़ने के बाद एक तरह से मैं इन चीजों को देख पा रहा हूँ जो आप तक लाया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।